हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था श्रोडिंगर इक्वेशन या वेव मैकेनिकल मॉडल, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वांटम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई एडवांस में या जेई मेंस की बात कर ले तो क्वांटम नंबर पे क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, लेकिन क्वांटम नंबर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर साल मेंस में पूछे जाते हैं। तो ये क्वांटम नंबर जो है क्या होता है, उसके बाद इसके क्या सिग्निफिकेंस है, इसके उसको हम लोग यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और ये श्रोडिंगर इक्वेशन का रिजल्ट है, ये भी हम लोग को पता है कितने टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो से आप कभी भी दूर ना रहो, हमेशा अपडेट रहो सारे वीडियो से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर। ओके, तो हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। तो जैसे मान लो कि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो हम लोग वहाँ पे देखे थे तो वो एक सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो डेफिनेटली उस इक्वेशन का क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन भी होगा। तो जब हम क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो बेसिकली क्वांटम नंबर क्या है, तो सॉल्यूशन ही है किसका, श्रोडिंगर इक्वेशन का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं these are the solution of Schrodinger equation which is used to locate the position of an electron inside the atom। मतलब ये कि एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को लोकेट करने के लिए जिसका हम यूज करेंगे उसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तुम्हारा, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। याद रखना 3 क्वांटम नंबर दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसे हम L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो ml से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एजिमुथल क्वांटम नंबर को ही हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है, इसमें एक छोटा सा, ये एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग ml से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर डिराइव्ड फ्रॉम the solution of श्रोडिंगर इक्वेशन। मतलब अगर श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो बहुत लोग को क्या लगता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वही है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर ऐसे हम लोग पढ़ते 4 तरह के, लेकिन 3 क्वांटम नंबर ही डिराइव किए गए थे श्रोडिंगर इक्वेशन later on। another quantum number that is spin quantum number, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, was introduced। तो बाद में इसे तुम्हारा इंट्रोड्यूस किया गया था, किसे, स्पिन क्वांटम नंबर को, और स्टार्टिंग के जो 3 क्वांटम नंबर थे उससे डिराइव किया गया था श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू। वो इसलिए क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो 3 क्वांटम नंबर थे वो पोजीशन इलेक्ट्रॉन का तो मतलब बता पा रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश करने का काम किया स्पिन क्वांटम नंबर ने, इसलिए हमने इन स्पिन क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया। तो अब देखते हैं तुम्हारा एक एक क्वांटम नंबर के बारे में कि क्या रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसी तरह से क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इट रिप्रेजेंट द nth शेल और ऑर्बिट। मीन्स अगर तुम्हारा मान लो n का वैल्यू 1 है तो मतलब ये कि ये फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज k शेल। उसी तरह से अगर n का वैल्यू 2 होगा तो ये तुम्हारा सेकंड शेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दैट इज l शेल। सिमिलरली n की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये थर्ड शेल को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज m शेल एंड सो ऑन। दूसरा पॉइंट n क्या रिप्रेजेंट करता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। तो एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है कौन, n। अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ेगी। उसी तरह से ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑर्बिट में बोल सकते हो ऑर्बिटल्स का भी एनर्जी n के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। तीसरा, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज को भी साथ में तुम्हारा ये रिप्रेजेंट करेगा। n की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज को भी क्या होगा, यहाँ पे इफेक्ट क्या करेगा, साइज को भी लगातार वो इंक्रीज कराएगा। तो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मेनली तुम्हारा 3 काम होता है। पहला कि भाई ये nth शेल को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एंड थर्ड वन इज यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तुम्हारा साइज को भी वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक्चुअल काम होता है। अब अगर हम बात करें, मान लो हमने सेकंड तुम्हारा बात किया एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या इसे ही हम कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, जैसे कि अगर मान लो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, इसका मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम रेंज की बात कर ले कि भाई n का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो 1 2 3 अप टू ये इन्फिनिटी तुम्हारा हो सकता है। मतलब हर पॉजिटिव होल नंबर तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन n। तो ये n पे डिपेंड करता है, पहली पॉइंट। उसके बाद दूसरा कि अगर हम बात करेंगे रेंज कि अगर l के वैल्यू के रेंज की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो 0 to n-1। उसी तरह से थर्ड पॉइंट की बात कर ले तो l रिप्रेजेंट दैट in which subshell इलेक्ट्रॉन विल एंटर। तो किस सबशेल में एंटर करेगा वो तुम्हारा कौन बताएगा, L बताएगा। और उसी तरह से तुम्हारा L also predict the shape of orbitals। तो भाई ये ऑर्बिटल्स या मान लो सबशेल की बात करोगे तो उसके शेप को भी तुम्हारा रिप्रेजेंट कर सकता है कौन, L की वैल्यू। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर मेनली ये तुम्हारा कुछ 2-4 पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब इसका हम लोग देखते हैं तुम्हारा वैल्यू किस तरह से वैरी करेगा। जैसे मान लो अगर L की वैल्यू 0 है तो L की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये S सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा, और S सबशेल के लिए जो शेप आ जाएगा वो शेप आ जाएगा स्फेरिकल। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेप, ठीक है, ये हो गया आपका सबशेल, ठीक है, और ये आपकी हो गई वैल्यू ऑफ L। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे अलग अलग कौन सा L का वैल्यू पॉसिबल है और उसके लिए कौन सा सबशेल हो सकता है। अगर L की वैल्यू 1 होगी तो ये होता है आपका P सबशेल, ठीक है, P सबशेल। और P सबशेल के लिए अगर हम बात करेंगे शेप, जैसे यहाँ पे स्फेरिकल था तो ये आपका शेप होता है डम्बल। L की वैल्यू अगर 2 हुई तो D सबशेल, और इसके लिए हम कह सकते हैं डबल डम्बल। सिमिलरली उसी तरह से अगर L की वैल्यू 3 हुई तो ये F सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा और उसकी जो शेप हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रिपल डम्बल, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो इन शेप को अगर आप देखना चाहोगे किस तरीके से दिख सकता है तुम्हारा ये, तो जैसे मैंने कहा ये स्फेरिकल के जैसा दिखेगा, ये तुम्हारा डंबल के जैसा दिखेगा इस तरह से। ये डबल डंबल मतलब ये जो सिंगल डंबल हमने बनाया एक और डंबल बना देंगे, ठीक है। ट्रिपल डंबल की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 डंबल एग्जिस्ट करेगा, एक डंबल
2 डंबल और इस तरह से ये तुम्हारा 3 डंबल। तो ये आपका SPDF का तुम्हारा क्या हो गया, शेप हो गया। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सबशेल के साथ साथ उसका शेप भी प्रिडिक्ट करता है। सेम उसी तरह से अगर हम लोग अगले क्वांटम नंबर में आ जाए तो हमारा अगला क्वांटम नंबर जो है वो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसको आप ऐसे समझो कि बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, तो इट रिप्रेजेंट the orientation of different orbitals in space। तो ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि subshells are further divided into orbitals, and number of orbitals for a given subshell depends on L। ठीक है, मीन्स अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ m की, तो वैल्यू ऑफ m जो होता है ये क्या से क्या होता है, -L2 + L। ठीक है, दैट इज अगर मान लो हमने बोला L का वैल्यू 0, तो L का वैल्यू 0 का मतलब हो गया सबशेल। ठीक है, मतलब S सबशेल। और अगर हम S सबशेल की बात करेंगे तो यहाँ पे M की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो 0, तो सिर्फ एक ही पॉसिबल यहाँ पे वैल्यू है। तो हमने कहा only one possible value of M, and therefore इसके पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो 1 ऑर्बिटल्स होंगे किसके पास, S के पास। सिमिलरली L की वैल्यू 1 होगी जिसे हम P सबशेल कह रहे हैं, तो M की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, -1, 0 एंड +1। देखो 3 वैल्यू M की है, तो हमने कहा कि only 3 possible value of M। तो 3 पॉसिबल वैल्यू का मतलब हो गया कि 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, उसी तरह से L की वैल्यू अगर 2 हुई तो ये हो गया आपका D सबशेल, मीन्स M की वैल्यू -2, -1, 0, +1 एंड +2। दैट मीन्स ओनली 5 पॉसिबल वैल्यू ऑफ M, मतलब कि ये 5 ऑर्बिटल्स होंगे। उसी तरह से L की वैल्यू अगर 3 हुई तो जिसे हम F सबशेल कह रहे हैं, तो M की वैल्यू हो जाएगी -3, -2, -1, 0, +1 एंड +2। only 7 possible value of M, that is 7 orbitals। तो मतलब ये कि इन सारे ऑर्बिटल्स को, मतलब ये ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या है, ये जो M की वैल्यू है यही बता रहा है कि आपका ये जो अलग अलग ऑर्बिटल्स है ये कहाँ कहाँ तुम्हारा ओरिएंटेड होंगे। जैसे मान लो S सबशेल है जिसमें M की वैल्यू 0 है, तो एक ऑर्बिटल्स है तो ये सिमेट्रिकल होगा, ये आप किसी भी डायरेक्शन से एक्सेस करोगे तो आप इक्वली एक्सेसिबल होता है। सेम उसी तरह से P, तो P अलग अलग डायरेक्शन में होगा। ये भी हम लोग आगे ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पर और अच्छे समझ में आएगी बात। तो इस तरह से ये हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो बेसिकली इन ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन को बताता है। जैसे आप S सबशेल में जैसे ही एंटर करोगे तो आपको वहां पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल देखेगा, तो पॉसिबल ओरिएंटेशन भी 1 ही होगा। लेकिन जैसे आप P में एंटर करते हो तो वहां आपको 3 अलग अलग डायरेक्शन दिखेगा जाने के लिए कि भाई आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो कौन बताएगा, वो M बताएगा। M ने कहा -1 तो आप -1 वाले डायरेक्शन में चले जाना, M ने कहा 0 तो आप 0 वाले डायरेक्शन में चले जाना। इस तरह से M रिप्रेजेंट करेगा। अब आते हैं हमारा अगला जो क्वांटम नंबर है, अगला है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो MS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये स्पिन क्वांटम नंबर किस चीज को तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा, क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसको समझना। देखो जैसा हमने अगर हम लोग अपने अर्थ की बात करें तो हमारा अर्थ कैसे रोटेट कर रहा है, तो बेसिकली तुम्हारा अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, और साथ ही साथ तुम्हारा वो क्या कर रहा है कि वो पूरे मतलब जो सन है उसके अराउंड भी तुम्हारा उसका मोशन है, ऑर्बिट के अलाउंग है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का उसी तरह का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन वो अपने एक्सिस के अबाउट भी तुम्हारा इस तरह से रोटेशन कर रहा है, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर भी यहाँ पे रोटेशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है उसके कारण इंट्रोड्यूस किया गया है स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम कह सकते हैं जस्ट लाइक
our earth, electron moves also about its own axis and due to this rotation there may be two possibilities, वहाँ दो possibilities हो सकता है rotation का, two possibilities of rotation, that is clockwise and anti-clockwise. And this rotation can be represented as plus half और minus half. प्लस हाफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, माइनस हाफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. सपोज आपने क्लॉकवाइज को कहा कि भाई इसका हमने प्लस हाफ असाइन कर दिया स्पिन क्वांटम नंबर, तो एंटी क्लॉकवाइज का उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा माइनस हाफ. अगर आपने क्लॉकवाइज का मान लो माइनस हाफ मान लिया तो आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज का अब हो जाएगा प्लस हाफ. मतलब ये आप पे डिपेंड करता है टोटली कि आपका रेफरेंस क्या है. ठीक है, अगर आपने प्लस को क्लॉकवाइज माना है तो माइनस वाला एंटी क्लॉकवाइज, माइनस को आपने क्लॉकवाइज मान लिया तो प्लस वाला आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अपने अकॉर्डिंगली अज्यूम कर सकते हो. बस इस बात का याद रखना कि भाई तुम्हारा एक का अगर क्लॉकवाइज मान रहे हो तो डेफिनेटली दूसरे का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज. तो अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर में किस तरीके से असाइन किया गया. H orbital consist 2 electrons, maximum 2 electrons consist कर सकता है, and their spin must be opposite, and therefore for each वैल्यू ऑफ m, देखो हर वैल्यू ऑफ m का मतलब क्या कि तुम्हारा यहाँ पे ऑर्बिटल्स की ही बात कर रहे हैं. तुम्हारा हर ऑर्बिटल्स के लिए there will be two possible value of स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज प्लस हाफ और माइनस हाफ. जितने भी m के वैल्यू है सबके लिए स्पिन का दो वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. ठीक है, अब देखो मैं चारों क्वांटम नंबर को अगर ब्रीफ में करूं तो देखो ध्यान से समझना. मान लो m की वैल्यू 0 हो जाए तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. l की वैल्यू 0 हो जाएगी तो m की वैल्यू 0. m की वैल्यू 0 तो स्पिन की वैल्यू देखो इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में प्लस हाफ भी हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन, दूसरे का क्या हो जाएगा, माइनस हाफ. अब देखो m की वैल्यू मैंने 1 ली तो l की वैल्यू 0 और 1, तो m की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0, और यहाँ पे m की पॉसिबल वैल्यू -1, 0 एंड +1. सो यहाँ से अगर बात करूँ स्पिन क्वांटम नंबर की तो इस पॉसिबल ऑर्बिटल्स के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ. और यहाँ पे 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स है तो इन तीनों के लिए हम लोग 3 स्पिन क्वांटम वैल्यू यहाँ पे असाइन करेंगे. तो देखो हमने यहाँ पे 3 वैल्यू तुम्हारा असाइन किया प्लस माइनस हाफ फॉर दिस क्वांटम नंबर. 0 के लिए हमने ये असाइन किया एंड +1 के लिए मैंने ये असाइन किया. तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर m के वैल्यू के लिए तुम्हारा स्पिन की 2 वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस हाफ. सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 हुई तो l की वैल्यू 0, 1. ठीक है, यहाँ पे अच्छा मैंने n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक एरर हो गया ना, n की वैल्यू 0 तो होगी नहीं. ठीक है, n की वैल्यू 1 होगी तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 0. ठीक है, वही यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा था. चल
अब देखो n की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 हो जाएगी तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 1, तो m की पॉसिबल वैल्यू 0, m की पॉसिबल वैल्यू -1 0 एंड +1। 0 के लिए स्पिन की वैल्यू ±½ एंड यहाँ पे हर वैल्यू के लिए तुम्हारा स्पिन की 3 वैल्यू हो सकती है, ±½ +−½ एंड +−½ ये 3 वैल्यू हो सकती है। n की वैल्यू अगर 3 हुई तो l की वैल्यू 0 1 एंड 2। 0 के लिए m की वैल्यू 0, इसके लिए -1 0 एंड +1, इसके लिए आपका -2 -1 0 +1 एंड +2, और सभी के लिए स्पिन के वैल्यू ±½ यहाँ पर भी स्पिन के वैल्यू ±½ स्पिन के वैल्यू ±½ एंड यहाँ पर स्पिन की वैल्यू हो जाएगी ±½ सिमिलरली आप इन सारे ऑर्बिटल्स के लिए स्पिन का वैल्यू लिख सकते हो। तो इस तरह से जितने भी क्वांटम नंबर है सारे क्वांटम नंबर का ये पॉसिबल वैल्यूज होता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा एड्रेस करते हैं। अब देखो कुछ रिजल्ट्स है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं और एक एक रिजल्ट्स को हम लोग डिस्टिंग्विश करने का कोशिश करते हैं तुम्हारा क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है, यहाँ पे हर तरह के एंगुलर मोमेंटम की हम लोग बात करेंगे। तो अगर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, इट मस्ट बी इक्वल्स टू nh/2π, nh/2π, ठीक है। अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो ये इक्वल हो जाएगा √L × L+1 h/2π, ये हो जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये हो गया ऑर्बिट, ये हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड अगर मैं बात करूं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा s × s+1 h/2π, वेयर s इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम को मैं किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। s को हम लोग लिखते हैं n × ½ वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इन सारे एंगुलर मोमेंटम में। जिस तरह का क्वांटम जिस तरह से आपसे पूछे एंगुलर मोमेंटम, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक और रिजल्ट, ये तो मान लो रिजल्ट 1 2 3, देखो अगर मैं मान लो अगर लिखूं नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ अगर मैं ऑर्बिटल लिखूं फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, मान लो हमें n दे दे और पूछेगा बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, n²। अगर मैं मान लो नंबर ऑफ ऑर्बिटल काउंट कर रहा हूं फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l, देन इट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 × 12+1, 2 × 12+1 हो जाएगा। अच्छा, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर आपसे सिर्फ पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएगा आपका 2 × L+1। सिमिलरली अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, देन इट मस्ट बी इक्वल्स टू 2n²। और अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l, देन इट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 × 12+1। ये कुछ नहीं, ये एक जनरलाइज मैंने यहाँ पे आप लोग को रिजल्ट बता दिया है, ठीक है। आप इसे खुद से भी एनालाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आप सिंपल यहाँ पे एग्जांपल देखो, अगर मैंने n का वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ पर आप पॉसिबल देखो क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, एक ही पॉसिबल ऑर्बिटल्स है 1। अगर मैंने n का वैल्यू 2 लिया है तो पॉसिबल ऑर्बिटल्स काउंट करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4। अगर मैंने 3 लिया तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स जो भी n है उसका जस्ट क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है। अब आपसे अगर पूछते हैं कोई कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल, यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल n² है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएगा, 2n²। इस तरह से यहाँ पे मैंने जनरलाइज रिजल्ट लिख दिया है किसके बारे में, तो सारे क्वांटम नंबर जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसके बारे में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग